अधिकार। यशपाल द्वारा लिखित ये पाठ एक कहानी है जो कि समाज की असलियत को हमारे सामने लाती है। मान्या शर्मा, आप सुन पा रहे क्लियर? मान्या शर्मा 90, कंसेप्ट होगा कि दिखाओ मुझे अगर सुन पा रहे हो। मान्या शर्मा 90, क्या वॉइस क्लियर है, सुन पा रहे हो आप? ओके मयंक, थैंक यू। दिव्यांशी अग्रवाल 90, वॉइस आ रही है क्लियर? ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट कर रहे हैं। यशपाल द्वारा लिखित ये पाठ है। इसमें उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि हम लोग गरीबों के साथ कितना भेदभाव करते हैं। समाज का जो रवैया है वो कितना अलग है। हम उन्हें सुख मनाना छोड़ो, दुख मनाने का भी अधिकार नहीं देते। इसलिए चैप्टर का टाइटल क्या है? दुख का अधिकार। दुख मनाना भी मानो कोई अधिकार है जो कि सिर्फ अमीरों के पास है। ओके, क्लियर? युवराज उपाध्याय, सुन पा रहे बच्चे? युवराज उपाध्याय, ओके। तो ये यशपाल इस पाठ के लेखक है। उन्होंने ये पाठ लिखा था। उन्होंने कहा कि समाज की समानता, समाज की जो ये समानता है, धार्मिक और आर्थिक समानता, ये कितनी आवश्यक है। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। मीन्स कुछ वर्ड आपको हिंदी के मिलेंगे, कुछ उर्दू के मिलेंगे। ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मनुष्य की पोशाक उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। इसका मतलब है पोशाक मतलब कपड़े, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो आउटफिट है, वो हमें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। ये डिसाइड करता है कि कौन समाज में अमीर है, कौन गरीब है। हम उनके कपड़ों को, उसके अपीयरेंस को देखकर ही ये चीज जान सकते हैं। तो ये जो पोशाक है समाज में मनुष्य के अधिकार, समझ में आया, और उसका दर्जा, उसका स्टेटस निश्चित करते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे, वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे की श्रेणियों की अनुभूति समझना चाहते हैं। तो ये पोशाक बंधन और अड़चन बन जाती है। शॉर्ट में समझ लीजिए इसे। अगर आप किसी दूसरे वर्ग को बिलोंग करते हैं, मानो आप अमीर वर्ग को बिलोंग करते हो, तो ये पोशाक एक रुकावट, एक अड़चन बनेगी दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे पोशाक एक अड़चन, एक बंधन, एक रुकावट बनती है। अब उसका एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। ये देखिए एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा, सहसा मतलब अचानक, भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यानी जैसे जैसे हवा की जो लहरें हैं, अगर पतंग कटती है तो वो पतंग वही हवा में मैनेज होती है। देखा है ना, आप सबने पतंग उड़ाई होगी, देखा होगा आपको। तो जब पतंग कटती है तो वो काफी देर तक हवा में ऐसे ही लगी रहती है, काफी देर तक वो उसमें बनी रहती है। हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। हमारे जो कपड़े हैं, अगर आप एक अमीर वर्ग के हो, आप चाहते हो कि दूसरे गरीब वर्ग के व्यक्ति से आप बातचीत करो, आप लोगों के बीच में रिलेशन अच्छे हो, तो वो बीच में रुकावट बन जाएगी। आपको ऐसा करने से वो बीच में रोक देगी। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिकने के लिए रखे जान पड़ते हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। ये चैप्टर में दिया गया है एक गरीब वर्ग की महिला जो खरबूजे बेचने आती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक क्या नॉर्मली एक क्या डिफरेंस हुआ इस सिचुएशन में, कभी भी जब आपने देखा होगा मार्केट में कोई सेल करने आता है कोई चीज, तो क्या होगा, वो अपनी चीजों के लिए
बोलेगा, आवाज लगाएगा, बोलेगा कि ये चीजें खरीदो, ये सस्ती है, बेटर है, हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। ये जो बूढ़ी महिला है, ये औरत बैठकर रो रही थी, खरबूजे बेचने के लिए पहुंच तो गई। अब लेखक ने इस चीज में उनको बहुत अटपटा लगा कि ये महिला यहाँ पे बैठ के रो क्यों रही है। अपने खरबूजे बेचने वाली जो महिला आई है, सिर्फ मुंह पर कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। वो बूढ़ी महिला मजबूरी के वश वो वहां पर आ तो चुकी है, लेकिन वो रो रही है, अपनी वो जो खरबूजे बेचने के लिए लाई है वो बेच नहीं पा रही है। अब उसके रीजन दिए गए, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे, तख्तों मतलब जो बेंचेस होती हैं, बाजार में खड़े लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे थे, घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में व्यथा सी उठी, व्यथा मतलब दुख। ओके शरण्या, समझ में आया यहाँ तक? शरण्या ओके। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब वो महिला बिल्कुल अनजान है लेखक से। यशपाल जानना चाह रहे कि महिला यहाँ पे मौजूद तो है लेकिन रो क्यों रही है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो उसने आसपास जो लोग थे उनसे बातचीत करने का प्लान किया। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। अब रास्ते में वो बैठकर, जैसे वो सड़क पे बैठी हुई है, राइटर तो उसके साथ बैठ के वहां बात नहीं कर सकता, अजीब लगेगा। तो ये जो पोशाक थी, ये उस बातचीत में एक व्यवधान बन गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। बेहया शब्द का मतलब जिसे शर्म ना हो, ठीक है। हया शब्द का मतलब होता है शर्मिंदगी, उर्दू वर्ड है, और बेहया का मतलब हुआ जिसे कोई शर्म ना हो। तो उस व्यक्ति ने उस महिला के बारे में स्टेटमेंट दिया कि ये तो आराम से देखो, अगले ही दिन, एक दिन भी नहीं हुआ बेटे को मरे और अगले ही दिन आकर सामान बेचने आई है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत देता है। बरकत का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। ओके दिव्यांशी क्लियर? दिव्यांशी अग्रवाल। अब वहां के जो लोग हैं वो अपनी छोटी मानसिकता दिखा रहे हैं कि वो उसकी प्रॉब्लम को नहीं सुनना चाह रहे, ना कुछ हेल्प करना चाहते, बल्कि अपने कमेंट्स दे रहे हैं उस पर। एक ने बोला कि देखो इनकी तो नियत ही ऐसी है, पैसों के पीछे भागते हैं, इसलिए ईश्वर इन्हें, अल्लाह इन्हें बरकत, समृद्धि नहीं देते, इसलिए ये लोग गरीब हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से, अब दिया सलाई क्या होता है, माचिस की तीली, उससे अपने कान को खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। एक और व्यक्ति ने अपना स्टेटमेंट यहाँ पे बता दिया है। उस व्यक्ति ने कहा, इन लोगों के लिए किसी रिलेशन का कोई मतलब नहीं है, ये लोग सिर्फ रोटी का टुकड़ा मतलब पैसों के लिए, रोटी का टुकड़ा मतलब क्या हुआ, खाना जो अपन लिए रोज के लिए जुटाते हैं खाना, उन पर जान दिए रहते हैं। इनके लिए बेटे बेटी, खसम यानी पति, लुगाई मतलब पत्नी, इन किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी स्टेटमेंट्स थे, ये वो लोग हैं जो समाज के उस महिला की उस तकलीफ पे अपने राय वहां पे व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? एकलव्य राठौर, ओके थैंक यू। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। परचून यानी किराना जो जनरल स्टोर है, उसकी दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए तो मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक क्या होते हैं? ये कुछ रिलीजन के, धर्म के हमारे कुछ नियम है। किसी के घर अगर कोई मृत्यु है तो सूतक लगते हैं, कई दिनों तक, 12-13 दिन तक वहां पे प्रार्थनाएं होती है, और उसके बाद वो व्यक्ति जब शुद्ध हो जाते हैं उनके परिवार को, उसके बाद वो लोग बाहर किसी से खा पी सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये उस बात को यहाँ पे बोल रहे हैं कि जवान बेटे के मरने पे 13 दिन का सूतक होता है। हार्दिक गौतम क्लियर? 9th है हार्दिक गौतम, ओके। 13 दिन का सूतक होता है, पर यहाँ सड़क पर बाजार में ये खरबूजे बेचने आई है, 1000 लोग आ रहे हैं,
क्या पता किसी को थोड़ा मालूम होगा इसके घर में क्या प्रॉब्लम है। कोई अगर इससे खरबूजे लेकर खा ले तो उस व्यक्ति के भी धर्म को खतरा हो जाएगा। ये इन लोगों की संकीर्ण सोच है। संकीर्ण का मतलब छोटी मानसिकता, ठीक है। उस महिला को उस प्रॉब्लम में हेल्प करने की बजाय ये उसे बार बार उसके रिलीजन पे या उनके घर में पैसों की कमी है उस बात को लेकर ये कमेंट्स कर रहे हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पे पता चलता है राइटर यशपाल को कि इसका 23 वर्ष का 23 इयर्स का एक जवान लड़का था। घर में बहू है, पोता पोती है। जो बेटा था वो घर के पास 1.5 बीघा यानी 1.5 बीघा एक एरिया बताया इन्होंने, वहां की जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। क्या है कछियारी? जहाँ पे तरबूज या खरबूजे इस तरह की चीजें उगाई जाती है, खेती की जाती है, उसे कछियारी कहा जाता है। खरबूजों को डलिया में बाजार में लेकर ये जो महिला है या तो ये आती थी खरबूजे बेचने या कभी उसका बेटा जो लड़का था वो सौदा बेचने, मतलब ये खरबूजे सेल करने के लिए बैठ जाते थे। अब ये लड़का, क्या इंसिडेंट हुआ इस महिला के घर में, क्यों वो रो रही है, अब वो बता रहे हैं यहाँ पे। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। ये पता है खरबूजे किसमें होते हैं? क्लाइंबर्स होती है ना, ये बेले, नाजुक बेले जो होती है, उनसे सुबह अर्ली मॉर्निंग वो वहां से खरबूजे तोड़ने गया तो जो लड़का है वहां पे उसका पांव पड़ा एक सांप के ऊपर और सांप ने उस लड़के को डस लिया। लड़के की जो माँ है वो बागली मतलब पागल हो गई दुख में और ओझा को बुला के लाई। ओझा क्या होते हैं? गांव में पहले सांप वगैरह के काटने पे डॉक्टर्स वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, तो ये लोग तंत्र मंत्र करके जो पुजारी या इस तरह के लोग हैं उन्हें बुला के लाई। झाड़ फूक हुआ, नाग देव की पूजा हुई, पूजा के लिए दान दक्षिणा जो भी घर में आटा वगैरह था वो सब चीजें उसमें उग गई। बच्चों ने भगवाना, उस बच्चे का जो उस बुढ़िया माँ का जो बेटा था उसका नाम था भगवाना, वो उससे लिपट लिपट कर रोए, लेकिन भगवाना जो एक बार चुप हुआ वो फिर नहीं बोला। सर्प के विष से उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। यानी उस बूढ़ी के औरत के रोने का रीजन यहाँ पता चला है, वो जो महिला थी उसके बेटे को सांप ने काट लिया था और इसलिए वो वहां पे रो रही थी। अब जो भी पूजा पाठ के नाम पे, अंतिम संस्कार के नाम पे इस गरीब के घर में जो भी था वो सब चीजें वहां पे किस तरह से उन लोगों ने यूज की हैं, इसका रीजन भी है। जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे दिखा किया जाए, इसका मतलब समझिए। इसमें कोई इंसान अगर हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, खाना, कपड़ा, एक जीवित व्यक्ति तो कमी के कारण उन चीजों से कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में पूजा, कफन के नए कपड़े, ये सारी चीजें उन्हें लेनी पड़ी। और उन सामानों को लाने के लिए बजाज मतलब जो शॉपकीपर है, ठीक है, दुकानदार से नया कपड़ा लाना हुआ और उसके लिए माँ के हाथ के छन्नी कपना ही क्यों ना बिक जाए। क्या है छन्नी कपना? वो एक दो आभूषण जो उसकी माँ के बच गए थे, हाथ में कड़ा होगा चांदी का या जो भी चीजें थी, अपने इकलौते बेटे के अंतिम संस्कार के लिए माँ ने अपना मानो कड़ा भी बेच दिया ताकि उसके लिए नया कफन और जो भी चीजें चाहिए अंतिम संस्कार के लिए वो सामान लाया जा सके। मैम समझ गया यहाँ तक? ओके। तब नेक्स्ट, भगवाना परलोक चला गया। भगवाना है उस बूढ़ी माँ के बेटे का नाम। परलोक का मतलब स्वर्ग चला गया, उसकी मृत्यु हो गई और घर में जो चूनी भूसी थी वो उसे विदा करने में चली गई। चूनी भूसी का मतलब जो थोड़ा बहुत कुछ भी सामान था वो सब भी उसको विदा करने में खत्म हो गया। अब बाप तो रहा नहीं, लड़की सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगी। जो उस बुढ़िया के पोते हैं उन्हें तो भूख लगी, वो सुबह उठते ही रोने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी कौन उठा देता? ये मेंटालिटी देखिए क्या है यहाँ पे। अब क्योंकि उसका बेटा भगवाना मर चुका था, उन बच्चों को तो अगले दिन, छोटे बच्चे, उन्हें भूख लगी, घर में खाने के लिए राशन में कुछ भी नहीं था, तो जो खरबूजे बचे थे
बुढ़िया ने अपने पोतों को भूख, वो रो रहे थे भूख से, उन्हें वो दे दी। लेकिन अब अपनी बहू को क्या दें? वो बुखार से तप रही है, तो यहाँ पे उसको दवाई और खाना चाहिए। और उधार हमें कब मिलता है? जब उधार रिटर्न आप कर सके। समझ में आ रही है बात? आप किसी के पैसे, आपको कोई उधार कब देगा? जब उसको इतनी श्योरिटी होगी कि आप वो पैसा रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि उसका बेटा मर चुका है, तो उस बुढ़िया को कोई दुअन्नी और चवन्नी, ये बहुत छोटे छोटे पैसे थे पहले के टाइम पे। दुअन्नी मतलब 2 आने और चवन्नी मतलब 25 पैसा, इतना भी कोई उधार नहीं देगा। यशोधरा शर्मा क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। तो अब क्योंकि बुढ़िया के पास पैसे चुकाने का कोई और उपाय नहीं है, तो कोई उसे उधार भी नहीं दे रहा है। बुढ़िया रोते रोते, आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, कोई और ऑप्शन नहीं थी उसके पास। तो यहाँ पे बुढ़िया खरबूजे बेचने साहस करके आई थी कि किसी भी तरह से मरने से पहले भगवाना ने जो खरबूजे तोड़ लिए थे, उनको वो बेचकर कुछ पैसे कमा लेगी। आ तो गई थी मजबूरी में, लेकिन अब यहाँ पे आके अब माँ है, अपने बेटे की याद में वो रोने लगी। इसलिए बाजार में बैठकर सिर को घुटनों पर टिका के वो लगातार रोती जा रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे पत्थर दिल, दुनिया उसे पत्थर दिल कह रही, क्या वो रियल में पत्थर दिल थी? वो लाचार थी, कोई और ऑप्शन नहीं था उसके पास। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस से में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब यशपाल कंपेयर कर रहे हैं उसे अपने पड़ोस की एक संभ्रांत क्या होता है? जो फाइनेंशियली रिच हो, समृद्ध हो, प्रॉस्पेरस हो, काफी, उस लेडी से कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट ईयर का एक इंसिडेंट उसको याद आया। पिछले साल मतलब लास्ट ईयर, उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला थी जो संभ्रांत वर्ग की महिला थी, अमीर थी, और उसके पुत्र की मृत्यु हुई। अपने बेटे की मृत्यु के 2.5 माह यानी 2.5 मंथ, 2.5 महीने के लिए, ओके, 2.5 मंथ तक वो माँ उस पलंग से भी नहीं उठ पा रही थी। हर 15-15 मिनट पे उसको अपने बेटे की पुत्र वियोग की मूर्छा आ जाती थी। वियोग का मतलब अपने बेटे से अलग होने का दुख। क्लियर अजय गोयल? 98? ओके। पुत्र वियोग से, अपने बेटे के से दूर होने का दुख, उसे कहते हैं पुत्र वियोग। से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा का मतलब बेहोश हो जाना। और ऐसी ही अवस्था में आंखों से उसके आंसू नहीं रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। सिरहाने मतलब सिर के पास। वो अफोर्ड कर सकती है 2 डॉक्टर हर समय। 2.5 मंथ तक डॉक्टर्स वहां पर बैठे रहते थे और उसकी आंख से आंसू नहीं रुकते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी और पूरे शहर को उसकी तकलीफ नजर आ रही थी कि शहर भर के लोगों का मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठा था। क्योंकि वो 2.5 महीने तक बिस्तर पे रेस्ट कर सकती है, वो अफोर्ड कर सकती है ये चीज, लेकिन यहाँ पे जो बूढ़ी महिला है वो इतनी लकी नहीं है। उसको शाम का खाना भी घर के अरेंज करने के लिए उसे काम के लिए आना पड़ा। जब लेखक ने ये जो यहाँ कंपैरिजन किया अपना उस जो वहां पे पड़ोस में रहने वाली महिला का इस गरीब महिला से, तो उन्हें समझ में आया कि ये लोगों की सोच और रवैया कितने अलग है। हम लोग गरीबों के प्रति हमारी सोच कितनी चेंज हो जाती है, हम उन्हें दुख मनाने का भी राइट नहीं देते और इसलिए वो काफी दुखी है। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, सूझ का मतलब कोई उपाय, तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चलता जा रहा था और सोच रहा था। लास्ट लाइन देखिए चैप्टर की। सोच रहा था शोक करने, गम मनाने, गम मतलब दुख मनाना,
इसके लिए भी सहूलियत चाहिए। इस लाइन का मतलब समझिए, यही पूरी चैप्टर का मूल भाव है, इसीलिए चैप्टर लिखा गया। शोक करना यानी दुख मनाना के लिए भी आपको सहूलियत चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, और ये अधिकार शायद समाज सिर्फ अमीर वर्ग को देता है, गरीबों के पास ये अधिकार भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर था, ये आज चैप्टर ओवर हुआ। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी आप थोड़ी देर मीटिंग में बने रहिए, जब तक एक बार आपके अटेंडेंस ना हो जाए। श्रेया, चैप्टर समझ में आया? श्रेया पवार, वॉइस आ रही है? ओके, ठीक है, थैंक यू। सपना, इधर वालों कुछ अटेंडेंस ले लीजिए। फोटो से भी स्क्रीन कैसे, तो फ्रंट स्क्रीन ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कल फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके।